नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीछे कुछ वीडियोज़ मैंने आपको मैथमेटिक्स से संबंधित दी। आज फिर उसी पुराने पैटर्न पर एक नए टॉपिक के साथ में हरियाणा जीके को लेकर के आया हूँ। तो इसमें क्या है, आप सभी लगभग जो है वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हो। वन लाइनर क्वेश्चन बुक्स में भी मिलते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक का पता नहीं चलेगा कि इस चीज़ का बेसिक क्या है, तब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। जब आप बेसिक से खुद स्वयं क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बेसिक से लेकर के चलता हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो है वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट से संबंधित है। तो इसका बेसिक लेता हूं मैं। सब पहले आपको वन के बारे में ही बताता हूं। तो वन जो है हमारे देश में ही लगाइए, पूरे देश में 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं वन। एक तो है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब अलग अलग से लेते हैं इनको। क्या है ये? आरक्षित वन वो होते हैं जहां आम आदमी का जाना प्रतिबंधित होता है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती है। उसके तहत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश के हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान उसके अंतर्गत आते हैं। स्पेशल परमिशन के द्वारा ही हम उन वनों में जा सकते हैं। दूसरा जो संरक्षित वन है, जितना का जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा वन विभाग जिनकी देखभाल करता है, जिनकी सुरक्षा करता है, वो सारा का सारा संरक्षित वन है। और तीसरा जो है हमारा अवर्गीकृत वन है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे रोड के किनारे है, रेलवे लाइन के किनारे हैं, नहर नदी के किनारे वन है, या और कहीं जहाँ भी जगह हो, गांव के चारों तरफ हैं, शहरों में हैं, पार्कों में हैं, वो भी वन के अंदर ही माना जाता है। वो सारा का सारा अवर्गीकृत वन है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाली तो बात नहीं है। यहाँ पूछ सकते हैं कि आरक्षित वन, आरक्षित वन में आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में आरक्षित वन कौन सा है, और उसमें एक नाम तो किसी राष्ट्रीय उद्यान का दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का, वही नाम दे दिया, और बाकी 3 उसके अंदर जो है ना और कोई जो जंगल वन होते हैं उनका नाम दे दे। तो आपको आरक्षित वन में राष्ट्रीय उद्यान का नाम डालना है। फिर संरक्षित वन आ गया, भाई ये किस तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर कम ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। अवर्गीकृत वनों में पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि सड़क के किनारे लगे हुए जो पेड़ हैं वो कौन से वन की श्रेणी में आते हैं, और ये तीनों की तीनों लिख दिए, तो क्वेश्चन जो है यहाँ बनता है। अब जो हमारे जो वन हैं
इनको दो समूह में बांटा गया है। वनों को दो समूह में है वन, दो समूह बनाए गए हैं इसके। पहला है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और जो दूसरी हमारी कैटेगरी है वो है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये हमारी दो कैटेगरीज है। तो अब इसके बारे में बताता हूं। उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये क्या होता है, जहां तापमान अधिक और वर्षा कम वर्षा जिस क्षेत्र में हो, तापमान जहाँ का ज़्यादा हो, वो उष्ण कटिबंधीय वन पतझड़ वन आता है। पतझड़ शब्द से ही सामने आ जाता है कि उनके पत्ते झड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, नीम है, पीपल है, बरगद है, कीकर है, शीशम है, इन सभी के जो हैं पतझड़ ऋतु में सभी के पत्ते झड़ जाते हैं। और फिर से जब दोबारा बसंत ऋतु आती है तो उन पर पत्ते निकलते हैं। तो ये जो है इसका तापमान जो है किस तापमान पर होते हैं, जहाँ का तापमान जो है 15 से लेकर के ऊपर हमारे 48 तक पहुँच जाता है हरियाणा का तापमान। तो 48 इस तापमान में जो होते हैं वो जो उच्च तापमान 48 डिग्री तक के तापमान को सहन करे, वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन होते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है हमारा? इसका क्षेत्र हमारा एक तो जो दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा और पूर्वी हरियाणा, जिसके अंदर भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, ये जो क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम होती है और तापमान अधिक रहता है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो हैं उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है आपको ऑप्शन के अंदर कि उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में होता है। तो आपको जो हो सकता है इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट दे दे ऑप्शन में, और बाकी जो है ना ऊपर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का लिख दें, उनमें से 3 वो लिख दें। तो आपका जो आंसर होगा वो इनमें से सपोज करो भिवानी लिख दिया तो भिवानी जो है आपका आंसर होगा। अब दूसरे नंबर पर जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ये जो 2 नंबर वाला है, इसमें क्या है, वर्षा अधिक और तापमान यहाँ का आर्द्र हो। नमी वाला जहाँ तापमान होता है वहाँ ये वन होते हैं। इसमें वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के लगभग हो, और इसकी जो पहले की वर्षा थी वो 20 से 40 तक भी सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटीमीटर तक की बारिश वाले एरिया में भी ये हमारे
वन बहुतायत में मिलते हैं। अब तापमान इसके अंदर जो है आर्द्र तापमान हो, ह्यूमिडिटी जिसकी ज़्यादा हो, वो क्षेत्र जो है आपने पहले भी पढ़ा है, ह्यूमिडिटी वाला जो क्षेत्र है वो हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय की तराई वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हमारा पंचकुला आता है, अंबाला, यमुनानगर और कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का भी साथ में आता है, कुछ ऊपर का हिस्सा कैथल का भी आता है। तो यहाँ जो है हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है। अब इस वनों के ऊपर कुछ थोड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता हूँ। ये तो हुआ बेसिक। एक तो वन डे वर्क्स डे, वृक्ष दिवस भी कहा जाता है और उसको वन महोत्सव, दोनों नाम दिए गए हैं। ये किस तारीख को होता है? ये हमारा होता है 15 जुलाई को। वृक्ष डे या वन महोत्सव जो है हमारा 15 जुलाई को होता है। अब क्या है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्थापना है 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। 7 दिसंबर 1989 को जो है हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ये पहले भी कई बार पूछा गया है कि हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1989 के अंदर हुई थी। इसके साथ ही मिलता जुलता, क्योंकि नई रिसर्च के ऊपर नए क्वेश्चन भी पैदा हो जाते हैं। हो सकता है ये पूछ लें कि हरियाणा के वन एवं पर्यावरण, वन के साथ में पर्यावरण शब्द हमेशा जुड़ा होता है, वन एवं पर्यावरण। तो हरियाणा के वन मंत्री, हरियाणा के वन मंत्री तो मौजूदा हालात में जो हैं वो श्री कंवरपाल जी जो हैं हमारे वन मंत्री है, ये याद रखना है। और नेशनल जीके पर भी हो सकता है वनों से संबंधित क्वेश्चन में डाल दें कि जो राष्ट्रीय जो हमारे देश के वन मंत्री हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। वर्तमान में हरियाणा के जो वन मंत्री हैं वो कंवरपाल जी हैं और जो भारत के वन मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी है। ये क्वेश्चन बदल जाते हैं इनके नाम, तो नई अपडेट जो ही बदलते हैं तो आपको अपडेट कहीं न कहीं से तो मिल ही जाती है। तो जो इस टाइम के हैं वो यही दोनों हैं। अब क्या है, 2006 के अंदर एक वन नीति बनाई थी हरियाणा सरकार ने। 2006 में वन नीति बनाई थी, इससे पहले नहीं थी कुछ ऐसी नीतियाँ। वन नीति बनी थी, इसमें क्या था कि हमारे राज्य, वैसे हमारा राज्य जो है ना वन संपदा से इतना फलीभूत नहीं है। हमारे जो हरियाणा में जो वन क्षेत्र है अभी भी जो इस वन नीति के अनुसार से इन्होंने इस नीति में 2006 में ये रखा गया था कि 2010 तक हरियाणा का 10% जो है भौगोलिक क्षेत्र है वो वन बनाने का टारगेट रखा गया था। लेकिन शायद आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, हुआ या नहीं हुआ। तो ये वन नीति थी कि 2006 में ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा में वन नीति कब बनाई गई थी। तो हरियाणा में जो वन नीति बनी थी वो 2006 में बनाई गई थी।
एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा में जो है वन विकास निगम का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्य कार्यालय, मुख्यालय। इसका मुख्यालय जो है पंचकुला में है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा वन विकास निगम का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो कहाँ पर है, तो ये पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में जो है, वैसे पूरे देश में भी है, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय भी है, वन एवं पर्यावरण न्यायालय। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में वन एवं पर्यावरण न्यायालय कहाँ है। वन एवं पर्यावरण न्यायालय, तो ये जो है हमारा फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र दो जगह वन एवं पर्यावरण न्यायालय है। ये जो है, जो वनों के अंदर कुछ भी घटना हो जाए, जैसे चोरी वगैरह होती ज़्यादातर, और तो क्या होता है इनके अंदर, तो उसकी जो भी सुनवाई होती है, वो हमारा एक अलग से न्यायालय बना हुआ है, वन एवं पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। शुरू में जब बना था तो ये न्यायालय कुरुक्षेत्र नहीं था, ये हिसार में था। ये भी याद रखने वाली बात है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि जब वन एवं पर्यावरण हमारा निगम बना था, उस वक्त जो है वन एवं पर्यावरण न्यायालय शुरू में कहाँ कहाँ थे, तो ये दोनों जो है आपको जोड़े बना करके दे सकते हैं। तो जहाँ शुरू में जो है ना फरीदाबाद और हिसार था, उसके बाद में हिसार को हटा करके फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में जो है हमारा वन एवं पर्यावरण न्यायालय है। तो अब हम आगे चलेंगे वन्य जीव पर, वो थोड़ा लंबा बनता है। वन के ऊपर तो लगभग बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन के बारे में इतना ही था। अब मैं आपको वन्य जीव के बारे में, जीवों के बारे में बताऊंगा आगे। वनों के बारे में अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। तो वन्य जीव के अंदर पक्षी और पशु दोनों ही आते हैं। तो ये देखिए कि वन्य जो जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो उन आरक्षित क्षेत्रों को जो है भारत सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने भी अलग अलग तरह की जो जगह बनाई हुई है, उन वन्य जीव जंतुओं को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो हमारे हरियाणा में जो है 2 तो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, और 8 जो है हमारे पास में वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ वन्य जीव जो पशु हैं वो खुले आकाश के नीचे रह सकें। और 2 रिजर्व फॉरेस्ट और हैं, 2 रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनके अलावा। तो अब शुरू में मैं लेता हूँ राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, वो करवाता हूँ। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है
राष्ट्रीय उद्यान ये बना था 1989 से। ये पार्क पहले से था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 1989 में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो वो जो है 1989 के अंदर बना था। और ये हमारा जो है गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम में है। ये गुरुग्राम की शान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से इस पार्क को देखने के लिए लोग आते हैं। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले 1971 के अंदर एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सलीम अली। बहुत बड़े देश के पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। उन्होंने यहाँ गुरुग्राम में, जहाँ आज सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक पक्षी विहार की स्थापना की। और 1972 में ही, नेक्स्ट ईयर 1972 में ही जो है, उनके प्रयासों से इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को जलीय पक्षी संरक्षण के अंदर बना दिया। जो जल में रहने वाले पक्षी हैं उनके लिए, ये प्रवासी जो पक्षी हैं उनके लिए ये केंद्र डॉक्टर सलीम अली ने। तो इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर सलीम अली थे। सलीम अली क्या थे, महान पक्षी वैज्ञानिक थे। वो पक्षियों को के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। तो उसके बाद में ये क्या है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। प्रवासी पक्षियों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो एक तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए, ये भी आंसर है। दूसरा एक है साइबेरियन सार्स। मुख्य रूप से क्या है, साइबेरियन सारस। ये मुख्य रूप से जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये साइबेरियन सार्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये भी इसका दूसरा नाम है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन आ जाए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो है इसी उद्यान का नाम है। तो एक तो साइबेरियन सार्स, एक प्रवासी पक्षियाँ। साइबेरिया के अंदर उस टाइम जब बहुत माइनस में तापमान होता है, तो सितंबर अक्टूबर में वहाँ सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये उस तरफ से दक्षिण में सभी पक्षी उड़ करके हमारे यहाँ आते हैं। हमारा ये सौभाग्य है हरियाणा का कि वो सभी के सभी पक्षी, हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क सुल्तानपुर है, यहीं आकर के इन्हीं दिनों में पर्यटक लोग वहाँ ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं। तो अब अगला जो दूसरा हमारा है वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यमुनानगर जिला के अंदर है, यमुनानगर जिले में है। नंबर 2,
ये देश का ही सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 11,570 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 11,570 एकड़ के अंदर जो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। दूसरा, अभी पीछे जो है ना, पिछले साल एक पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछ लिया था कि यमुना नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सभी पजल हो गए थे। तो ये यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे है ये। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये यमुना नदी के किनारे है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 2003 में हुई थी। अब ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा या रेड जंगल पाउल, इस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न तो 50वीं बार पेपरों में आया हुआ है। एचएससी ने 50वीं बार इस क्वेश्चन को डाला हुआ है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन में जो है हमारा लाल जंगली मुर्गा जो है ऑप्शन में होता है, या रेड जंगल पाउल या लाल जंगली मुर्गा जो है ना, ये 50वीं बार पेपर में आया हुआ है। वैसे तो इसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे जरूरी हैं, ये हर बार कभी न कभी जो है ना पूछे हुए हैं। इसका क्षेत्रफल भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये भी पूछा हुआ है। इसकी स्थापना भी पूछी हुई है, कौन सी नदी के किनारे पर है, किस जिले में है, ये सारी की सारी है। अब ये रहा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे जो है हरियाणा में जो है ना वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू कर दिया गया था। 1972 के अंदर हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया था, और 1991 के अंदर इस अधिनियम में संशोधन करके 1991 के अंदर इस अधिनियम में संशोधन करके वन्य जीव का शिकार एक अपराध घोषित कर दिया गया था। ये उतना ही अपराध की दृष्टि में आता है जितना अगर कोई वन्य जीव की हत्या करता है तो एक मनुष्य की हत्या के बराबर ही जो है इसको मान लिया जाता है। तो ये दो नियम है। 1972 के अंदर जो है हरियाणा में वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में है। और वन्य जीवों का जो है संरक्षण कौन से सन में जो है ना इस अधिनियम को संशोधित किया गया? ये 1991 के अंदर किया गया था। इस अधिनियम जो संशोधित होने के बाद में जो अधिनियम बना, ये इसमें वन्य जीवों की हत्या, उनको मारना एक अपराध माना गया है। ये वही उतना ही बराबर का अपराध है जितना किसी मनुष्य की हत्या करने के मामले में। तो अब आगे जो है अगली वीडियो में आपको जो है जो वन्य जीव अभयारण्य हैं 8, उनके बारे में बताया जाएगा कंप्लीटली। तो आज की वीडियो में बस यहीं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी के काम आ सकें, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। आज बस यहीं तक। धन्यवाद।